दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप महारानी पद्मिनी को जानते हो तो शायद आपका जवाब हाँ होगा। इसी तरह अगर मैं पूछूं कि आप हाड़ी रानी, रानी रुदाबाई या फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जानते हो तो भी आपका जवाब हाँ होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप जयमती कुंवारी को जानते हो तो शायद आपका जवाब ना होगा। जयमती कुंवारी जिनका बलिदान इन वीरांगनाओं से कम नहीं था, वही जयमती कुंवारी जिनके बारे में इसी साल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने तारीफों के पुल बांधे। और अफसोस ये है कि हमारे इतिहासकारों ने उन्हें भुला दिया। जानते हैं आज उन्हीं के बारे में। देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों, आशा है कि आप सब सेफ और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, जयमती कुंवारी के बारे में जानने के लिए हमें जाना होगा 17वीं सदी के असम में, जब असम में रूल चलता था अहोम राजवंश का। और मेरा उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन शायद कुछ शब्दों को लेकर कुछ अलग हो जाए, तो उसके लिए मैं पहले ही अपने नॉर्थ ईस्ट और असम के लोगों से क्षमा मांगता हूँ। तो बात है साल 1679 की। ये वो दौर था जब अहोम राज्य में एक ऐसा वक्त आ चुका था जब जो मंत्री थे उनकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि राजा की ताकत से भी ज्यादा हो गई थी और वो राजा को भी कंट्रोल करने लगे थे। ऐसे ही एक राजा थे अहोम वंश के 28वें राजा सुलिकफा, जिनका मंत्री था ललुकसोला बोरफुकैन। अगर आपने असम के महान योद्धा लचित बोरफुकैन के बारे में सुना हो तो वो ललुकसोला के छोटे भाई थे, पर दोनों बेहद अलग। जहां लचित बोरफुकैन को हम जानते हैं असम के और हमारे इतिहास के हीरो के तौर पे, वहीं ललुकसोला इनके विपरीत थे। बात है साल 1679 की, जब अहोम राजवंश में गद्दी पर बैठे सुलेखफा, जो सिर्फ 14 साल के थे, इसीलिए उन्हें लोरा राजा भी कहा गया। सुलेखफा के राज की शुरुआत ही धोखेबाजी, तानाशाही और जुल्मों से हुई, जिसका नतीजा आगे चलकर भुगता जयमती कुंवारी ने। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। 1672 में लचित बोरफुकैन की मृत्यु के बाद उदयादित्य सिंघा ने ललुकसोला को बोरफुकैन के पद पर नियुक्त किया। अब ललुकसोला बोरफुकैन को चाहिए थी सत्ता और ताकत, पर वो राजा नहीं बन सकता था। इसका कारण ये था कि अहोम वंश की गद्दी पर वही राजा बैठ सकता था, वही व्यक्ति बैठ सकता था जो अहोम वंश का ही एक मेंबर हो। ऐसे में ललुकसोला ने सुलेखफा को एक कठपुतली के तौर पर राजगद्दी पर बैठाने के बारे में सोचना शुरू किया। उसने इसके लिए अपनी चालें चलनी शुरू की। अतन बुरहागोहाइन, जो अहोम वंश के प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे ललुकसोला के संबंध अच्छे नहीं थे। ऐसे में उन्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए ललुकसोला ने मुगलों से संधि करनी शुरू की। बंगाल में औरंगजेब के बेटे मोहम्मद आजम शाह से ललुकसोला ने बातचीत शुरू की। ललुकसोला ने मार्च 1679 में गुवाहाटी को मुगलों को सौंप दिया, वही गुवाहाटी जिसके ललुकसोला खुद वाइसरॉय थे। इसके बदले उन्हें मुगलों से मदद मिली अतन बुरहागोहाइन को अपने रास्ते से हटाने के लिए, जिन्हें ललुकसोला ने बंदी बना लिया। इसके बाद बारी थी अहोम राजा सुडोइफा की। जब राजा ने ललुकसोला को बंदी बनाने की बात की तो ललुकसोला ने उन्हें ही गद्दी से हटा दिया और इस तरह सुडोइफा को 1679 में राजगद्दी से हटाकर ललुकसोला ने सुलेखफा को राजगद्दी पर बैठा दिया। सुलेखफा को हिंदू प्रीस्ट ने नाम दिया रत्नध्वज सिंघा का। ललुकसोला खुद राजमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर बन गए और बेहिसाब ताकत उनके हाथ में आ गई। उसने अपनी बेटी की शादी भी सुलेखफा से कर दी। ललुकसोला ने अतन बुरहागोहाइन जैसे लोकप्रिय नेता की हत्या करवा दी, वो भी राजा के आदेश से, जिससे कोई भी ललुकसोला पर उंगली ना उठा सके। अब सुलेखफा के राजा बनने के बाद ललुकसोला ने जो राजगद्दी थी उसके सभी उम्मीदवारों को एक एक करके अपने रास्ते से हटाना शुरू कर दिया। या तो उनको मरवाना शुरू कर दिया या फिर उन्हें म्यूटिलेट करना शुरू कर दिया, यानी उनके हाथ या पैर कटवाने शुरू कर दिए। ऐसा इसलिए कि जो अहोम लोग थे वो राजा को एक बहुत ही डिवाइन फिगर मानते थे, एक बहुत ही पवित्र व्यक्ति मानते थे, और वो अहोम राजा के रूप में ऐसे किसी भी व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर सकते थे जिसमें शारीरिक रूप से कोई भी दोष या कोई भी कमी हो। ललुकसोला का जो ये सपना था कि अहोम साम्राज्य की सत्ता हमेशा उसी के हाथ में रहे और उसे कोई चुनौती ना दे सके, इसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थे राजकुमार गोदापानी।
जो अहोम वंश के तंगखंगिया क्लैन से थे। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो मैं एक बार फिर से क्षमा चाहता हूँ। तो राजकुमार गोदापानी के राजा बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा इसलिए थे कि एक तो वो अहोम वंश के 25वें राजा गोबार रोजा के बेटे थे, और दूसरा वो काफ़ी प्रतिभावान थे, बहुत काबिल थे और काफ़ी लोकप्रिय थे। और इन्हीं गोदापानी की पत्नी थी हमारी कहानी की नायिका जॉयमती कुंवारी। ललुकसुला और सुलिकफा के आदमियों से बचने के लिए राजकुमार गोदापानी तंगखंग के अपने घर से दूर चले गए और जगहें बदल कर रहने लगे और सही वक्त आने का इंतजार करने लगे। मानते हैं कि वो नागा हिल्स, कामरूप, नागांव और दरांग जैसी जगहों पे जगह बदल कर रहने लगे। साथ ही उनके 2 बेटे लाई और लेचाई, जो 14 और 12 साल के थे, वो भी नागा पहाड़ियों में छिप कर रहने लगे। जब हर तरह की कोशिश के बाद सुलिकफा और ललुकसुला के आदमियों को कुछ भी पता नहीं चला, तब उनका ध्यान गया जॉयमती कुंवारी की तरफ। उन्हें बुलवाया गया और पूछताछ शुरू हुई, पर हर बार जॉयमती कुंवारी का एक ही जवाब होता कि उन्हें कुछ नहीं पता। आखिरकार उन्हें ज़ेरेंगा पुथार नाम की जगह लाया गया। उन्हें कोटकोरा नाम के एक कांटेदार पेड़ से बांध दिया गया और उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा, पर फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने हर बार यही कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता, और उनके हर इनकार के साथ उन पर होने वाले अत्याचार, जो प्रताड़ना थी, वो बढ़ती गई। 14 दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। कहते हैं कि उन्हें इतना ब्रूटली टॉर्चर किया गया था कि वो खून से लथपथ हो गए, और इन्हीं टॉर्चर्स को सहते सहते 14 दिनों के बाद 27 मार्च 1680 को उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। कहते हैं कि इस वक्त वो प्रेग्नेंट थी, वो गर्भवती थी, और इसी हाल में उनकी मृत्यु हो गई। वक्त बदला और 1680 के एक दिन ललुकसुला को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा और कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दी, और आखिरकार राजा बने गोदापानी, जिनका नाम पड़ा सुपथफा या गदाधर सिंघा। लोरा राजा को नामरूप भेज दिया गया, जहां पर बाद में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। गोदापानी के राजा बनते ही अहोम राज्य में जो अव्यवस्था या अराजकता थी, उसका अंत हो गया और सुख और समृद्धि का, शांति का एक नया दौर शुरू हुआ। गोदापानी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैटल थी जो मुगलों के साथ हुई थी, जिसे हम जानते हैं बैटल ऑफ ईटाखुली के नाम से, जो हुई 1682 में, जिसमें इनकी जीत हुई और इन्होंने उस गुवाहाटी और लोअर असम को वापस अहोम राज्य में मिला लिया, जिसे ललुकसुला ने मुगलों को सौंप दिया था। अहोम्स ने कामरूप को मानस नदी तक जीता, जिसके बाद मुगल्स और अहोम्स में फिर कभी कोई युद्ध नहीं हुआ। ये अहोम्स और मुगल्स का आखिरी युद्ध था। इसके बाद अगले लगभग 145 सालों तक अहोम राज्य में शांति बनी रही, जब तक अंग्रेज नहीं आ गए। पर ये जो शांति और समृद्धि का दौर था, इसके पीछे जो बलिदान था जॉयमती कुंवारी का, जिसकी वजह से आज उन्हें असम में सती जॉयमती कुंवारी कहते हैं, उस बलिदान को हमारे इतिहासकार भूल गए। गौरतलब है दोस्तों कि सती जॉयमती कुंवारी ने जो किया, वो सिर्फ अपने पति के लिए नहीं किया। हाड़ी रानी या रानी रूदाबाई की तरह, या फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई या रानी पद्मिनी की तरह, उन्होंने जो भी किया वो अपने आत्मसम्मान के लिए किया, अपने पति के लिए किया, और सबसे बढ़कर अपनी जो जनता थी, जो प्रजा थी, उसकी भलाई के लिए किया, उसकी शांति और समृद्धि के लिए किया। क्योंकि जॉयमती कुंवारी जानती थी कि जब तक राजगद्दी पर गोदापानी नहीं बैठते और जब तक सुलिकफा और ललुकसुला के हाथों से पावर गोदापानी तक नहीं जाती, तब तक असम में, अहोम साम्राज्य में शांति और समृद्धि का आना असंभव है। हमारी किताबों से सती जॉयमती कुंवारी का बलिदान गायब है, पर असम के लोग आज भी उन्हें अपने गौरव का प्रतीक मानते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि दूसरी वीरांगनाओं के साथ हम जॉयमती कुंवारी के बलिदान को भी याद करें और अपनी इस पीढ़ी और अगली पीढ़ी को उनके बलिदान के बारे में बताएं, क्योंकि एक सशक्त भविष्य की नींव एक सशक्त इतिहास ही रख सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर। जय हिंद। इतिहास जिंदाबाद।